ठीक है। तो चलिए आज हम बात करें गॉस-परमी का ये 5वां अनुप्रयोग है। ठीक है, आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए, क्या अचालक भी आवेशित होता है? क्या उसे भी आवेशित किया जा सकता है? क्योंकि इसमें लिखा है ना अचालक। एक होता है चालक, जिससे चालक में आप जानते हैं जिसमें विद्युत धारा सरलता पूर्वक प्रवाहित हो सके वो सब चालक कहलाते हैं, और जिसमें विद्युत धारा सरलता पूर्वक प्रवाहित न हो उसे अचालक कहते हैं। ठीक, तो ये अचालक है। तो क्या अचालक आवेशित हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो चालक हो या अचालक हो, सभी आवेशित होते हैं। कारण क्या है, जो चालक होता है वो उस पर जो आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर होता है। उस पर जो आवेश होता है वो कहाँ होता है? पृष्ठ पर होता है। और जो अचालक होता है उसको अगर आप आवेश देंगे तो उसके संपूर्ण आयतन में फैल जाता है वो आवेश। ठीक है, यानी अचालक पदार्थ को अगर आप आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। अब पढ़े होंगे आयतन आवेश वितरण। जब आवेश किसी पदार्थ के संपूर्ण आयतन में फैल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण। तो जो अचालक होता है अगर उसे हम आवेश दें तो आवेश कहाँ फैलेगा बताइए? उसके संपूर्ण आयतन में। ठीक, और चालक को अगर आप आवेश देंगे तो कहाँ फैलेगा? उसके पृष्ठ पर। ये अंतर हो जाता है दोनों में। तो यहाँ पर लिखा है आवेशित अचालक, यानी यहाँ पर जो अचालक का गोला बनेगा उसको जब आप आवेश दीजिएगा ना तो वो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में क्या होगा? फैल जाएगा। ठीक, अब माइंड में एक प्रश्न और आता है कि सर जब अचालक को हम आवेश देते हैं तो अचालक में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता? जैसे चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तभी तो आपके घर में जो बल्ब है, मरकरी है, CFL है, LED है, वो सब जलते हैं। तो वो तार किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम के, तांबा का बने होते हैं। तो वो चालक है, उसमें धारा बह रही है। तो अचालक में धारा क्यों नहीं बहती? तो अचालक में और चालक में आवेश का जो अंतर है वो ये है कि जो चालक होता है उसमें आवेश मुक्त अवस्था में होते हैं, उसमें आवेश मुक्त अवस्था में होते हैं, यानी वो फ्री अवस्था में रहते हैं जो आसानी से गति कर सकते हैं। लेकिन अचालक के जो आवेश होते हैं वो बद्ध अवस्था में होते हैं, यानी बंधे रहते हैं, वो गति नहीं कर सकते। तो जब आवेश गति नहीं करेंगे तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हाई स्कूल में ही पढ़े होंगे कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। यानी जब आवेश प्रवाहित होगा, बहेगा, तभी धारा बहेगी। तो चालक में ये आवेश मुक्त अवस्था में रहते हैं, फ्री रहते हैं, किसी भी प्रकार से बंधे नहीं रहते हैं, इसलिए चालक में आवेश आसानी से बहते हैं, इसलिए चालक में धारा का प्रवाह होता है। लेकिन अचालक में ये आवेश बद्ध अवस्था में रहते हैं, बंधे रहते हैं। तो जब बंधे रहेंगे तो गति कैसे करेंगे? गति कर पाएंगे? तो यार हाथ पैर हम बांध दी चारों तरफ से और कहीं अब दौड़ा तो दौड़ोगे? वहीं रह जाओगे, हिल नहीं पाओगे। तो अचालक के अंदर जो आवेश होते हैं एकदम बंधे रहते हैं, इसलिए वो इधर उधर गति नहीं कर पाते। जब वो गति नहीं कर पाते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अचालक में आवेश नहीं होता है, होता है, लेकिन किस अवस्था में? बद्ध अवस्था में। और चालक में आवेश किस अवस्था में रहता है? मुक्त अवस्था में। ठीक है, लेकिन जब आवेश वितरण की बात आती है तो चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होता है और अचालक को दिया गया आवेश उसके आयतन में वितरित होता है। क्लियर हो गया? तो अब हम देखें आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी हम यहाँ पर एक गोला लेंगे किसका? अचालक का। ठीक है,
गोला क्या होता है? जैसे बॉल, गेंद, गेंद की तरह हम एक क्या करेंगे? गोला लेंगे, लेकिन वो किसका बना होगा? अचालक का। अचालक क्या होता है? अचालक में जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सब क्या है? अचालक में आते हैं। तो इनसे बना कोई हम एक पदार्थ लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, मान लीजिए एक अचालक गोला है इस तरह से, ठीक है। तो जब ये गोला है तो इसका केंद्र होगा, इसकी त्रिज्या होगी। बिना केंद्र बिना त्रिज्या का गोला नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो पहले हम मान लेंगे इसका केंद्र क्या है? ओ, और इसकी त्रिज्या हमने मान लिया स्मॉल आर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अचालक गोला। अभी ये आवेशित नहीं है, अभी ये क्या है? अचालक गोला है, ठीक है। अब हमें इसे आवेश देना है। जब हम इसको आवेश देंगे तो आवेश क्या होगा? संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा। संपूर्ण आयतन का मतलब क्या होता है? इसके पृष्ठ पर तो फैलेगा ही, इसके पृष्ठ भी देखिए, इसके पृष्ठ पर भी फैलेगा, ये समझ में आई बात? और इसके अंदर भी। अब ये हो गया क्या? संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण हो गया। ऐसे ये संपूर्ण आयतन में आवेश क्या हो गया? वितरित हो गया। अब इसको हम बोलेंगे आवेशित अचालक गोला। अब इसका नाम हो गया आवेशित अचालक गोला, ठीक है। अब इस आवेशित अचालक गोले के कारण हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र का मान। कितना वैद्युत क्षेत्र ये आवेशित अचालक गोला उत्पन्न करेगा? तो देखिए वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमारे पास कुल 3 स्थितियां संभव हैं। एक इसके बाहरी बिंदु पर, एक इसके पृष्ठ पर, और एक इसके अंदर किसी बिंदु पर, ठीक है। इस आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र जो हम ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 संभव स्थितियां हैं। 3 स्थितियां ऐसी हैं जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। वो है गोले के बाहर, दूसरा है गोले के पृष्ठ पर, और तीसरा है गोले के अंदर। अब कैसे हम बाहर निकालेंगे, पृष्ठ पे निकालेंगे, अंदर निकालेंगे, अभी हम आगे उसको देखेंगे। पहले जो हमने यहाँ पर माना है उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। क्या हमने माना है? माना है आर त्रिज्या और ओ केंद्र का एक अचालक गोला है जिसके संपूर्ण आयतन में क्यू कूलाम का आवेश क्या है? वितरित है, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो नोट करते हैं, माना आर त्रिज्या व ओ केंद्र के अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में क्यू कूलाम का आवेश, क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। देखिए अब ये आवेश उसके आयतन में जब समान रूप से वितरित होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? आवेश घनत्व। और उस आयतन आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। किससे? रो से। देखिए रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से, और आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर ये क्यू कूलाम का आवेश इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित है तो इसका आयतन आवेश घनत्व भी होगा
जिसका आयतन, आवेश, घनत्व क्या है, रो है। ठीक है, इसका आयतन आवेश घनत्व क्या है, रो है। क्लियर है। चलिए, अब इस आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की कितनी स्थितियां बनी हैं, 3। तो लिखेंगे इस आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की 3 स्थितियां संभव है। वो 3 स्थितियां जो संभव हैं वो कौन कौन है, तो पहली स्थिति क्या है, बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर यानी आवेशित अचालक गोले के बाहरी बिंदु पर, उसके बाहर। दूसरा क्या है, उस आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर। और तीसरा क्या है, आंतरिक बिंदु पर, मतलब आवेशित अचालक गोले के अंदर। ठीक है, तो ये 3 स्थितियां संभव है जहां पर आप इस आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो पहला यहां पर हम हेडिंग डाल लेते हैं, ये पहला पॉइंट है बाह्य बिंदु पर। ठीक है, अब देखिए पेपर में जब ये पूछता है तो यही पूछ सकता है कि किसी आवेशित अचालक गोले के कारण उसके बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप बाह्य बिंदु पर पूछ रहा है तो केवल ये वाला जो बिंदु हम यहाँ बताने जा रहे हैं ना, ये वाला बस लिखिएगा, इन दोनों को नहीं लिखिएगा। मतलब इन तीनों में से किसी एक को पूछेगा तो जिसको पूछेगा बस वही आपको कैलकुलेशन करना है, बाकी सबका नहीं करना है। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आता है कि आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए और उसमें कहीं पर मेंशन नहीं है कि बाह्य बिंदु पर या आंतरिक बिंदु पर या पृष्ठ पर, तब आपको तीनों करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी ऐसा आया नहीं है, कभी इस तरह का नहीं आया है, या तो बाह्य बिंदु पर आया है, या तो आंतरिक बिंदु पर आया है, या तो पृष्ठ पर आया है। एक ही आता है, तीनों नहीं आता, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा। तो बाह्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आप क्या करिएगा, आवेशित अचालक गोले के बाहर एक बिंदु लीजिएगा। मान लीजिए यह बिंदु जो है आवेशित अचालक गोले के क्या है, बाहर है। कहां पर है, तो इसके केंद्र से कैपिटल R दूरी पर है। इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है, कैपिटल R दूरी पर है। तो जब ये कैपिटल R दूरी पर है तो यहाँ पर कैपिटल जो R है वो स्मॉल r से क्या है, बड़ा, तभी वो बाहर है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अचालक गोले के केंद्र O से R दूरी, R दूरी क्या है, स्मॉल r से कैपिटल R बड़ा है, पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र आपको क्या करना है, ज्ञात करना है।
अब देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो उसके लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करना होगा। क्यों? क्योंकि ये गॉस परमे का अनुप्रयोग है। बिना गॉस परमे की सहायता से आप यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात नहीं कर सकिएगा। कारण जब परिस्थिति समान होती है तब कूलाम का नियम लागू होता है, लेकिन जब परिस्थिति समान नहीं होती है, ऐसे कंडीशन में अगर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है और वो है गॉस परमे। तो ये छोटे से बिंदु आवेश के कारण तो वैद्युत क्षेत्र निकाल देता कूलाम का नियम, लेकिन इस पूरे गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो ये परिस्थिति सामान्य नहीं है। यहाँ पे गॉस परमे आपको लगाना पड़ेगा और गॉस परमे लगाने के लिए आवेश को क्या करना होता है, परिबद्ध करना होता है। ठीक है, तो परिबद्ध करने के लिए एक पृष्ठ का निर्माण करते हैं, उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जिससे आवेश परिबद्ध हो जाते हैं। तो जब गॉसियन पृष्ठ आप खींचेंगे ना, तो ये ध्यान में रखिएगा कि गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से जाना चाहिए जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अगर हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो हमें इस बिंदु से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो ये गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार का होगा, गोलीय होगा। तो आप क्या करिए, इस O को केंद्र मानिए और एक कैपिटल R जो दूरी है ना, इसी त्रिज्या का आप एक ऐसे गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच दीजिए, ऐसे ऐसे। ये हो गया गोलीय गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अब ये बिंदु P कहाँ आ गया, पृष्ठ पर। ठीक है, अब सभी आवेश जो हैं इस पृष्ठ के अंदर क्या हो गए, परिबद्ध हो गए। तो जब परिबद्ध हो गए तो फिर गॉस परमे लागू हो जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, R त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वो चीज, लिखेंगे O केंद्र, O से R त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ठीक है, जब इस R त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना करिएगा तो P कहां पर आ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, इस P के चारों तरफ एक छोटा सा पृष्ठ ले लीजिए ऐसे। ठीक है, P के चारों तरफ एक छोटा सा क्या लेंगे, पृष्ठ ले लेंगे, छोटा सा भाग। उस छोटे से भाग का नाम परिमाण क्या मान लेंगे, dA। तो उस पृष्ठ की दिशा क्या होगी, उस पृष्ठ की दिशा होगी ना, आपने पहले ही पढ़ा है क्षेत्रफल सदिश, और इसमें बताया गया है कि भौतिकी में जितने भी क्षेत्रफल होते हैं सबका दिशा होता है और वो दिशा उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो अगर यहाँ पर हमने एक छोटा सा पृष्ठ लिया P के चारों तरफ तो उसकी भी दिशा होगी और वो दिशा इस पृष्ठ के लंबवत किधर होगी, बाहर की ओर, जिसे हम क्या लिखते हैं, वेक्टर dA। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है। तो धन आवेश है तो इस पृष्ठ पर उसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। अगर मान लीजिए ये ऋण आवेश होता तो वही दिशा इसके लंबवत किधर हो जाती, अंदर की ओर। ठीक है, क्योंकि ये धन है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, बाहर की ओर, वेक्टर ई भी हो गया बाहर की ओर। तो दोनों की दिशा सेम है तो थीटा क्या बना, 0 बना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P के पृष्ठ अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत क्या, फ्लक्स, क्या, वैद्युत फ्लक्स। उस छोटे से पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स किसका माप करता है,
पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को। अगर इस पृष्ठ से 10 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं लंबवत, तो इसका वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? 10। तो अगर हम वैद्युत फ्लक्स कह रहे हैं तो आपके दिमाग में इमेजिंग ये बनना चाहिए कि इस पृष्ठ से 10 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, या अगर हम केवल वैद्युत फ्लक्स कह रहे हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इससे गुजरने वाली लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की बात हो रही है। वैद्युत फ्लक्स कहते ही आपके माइंड में ये इमेजिन होना चाहिए कि इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के संख्या की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या का माप करता है। ये ध्यान में रखिए, अगर कहीं पर कोई प्रश्न करे कि वैद्युत फ्लक्स किसका माप करता है, माप का मतलब मापना, किसको मापता है, तो किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को। समझ में आ गई बात? बार बार कंफ्यूज ना रहिए, इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। वो यही बता रहा है, मान लीजिए पृष्ठ है और इस पृष्ठ से केवल एक वैद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है, तो इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? एक। अगर 10 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजर रही है तो कितना हुआ? 10। वैद्युत फ्लक्स 10 हो गया। तो वैद्युत फ्लक्स किसको माप रहा है? इन रेखाओं की संख्या को माप रहा है। तो इस छोटे से पृष्ठ से कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, उनकी संख्या क्या कहलाएगी? वैद्युत। तो वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? छोटा होगा। यानी पृष्ठ छोटा है तो कम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा d∅। क्या हो जाएगा? d∅। बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर dA डॉट वेक्टर E होता है। ठीक, तो एक छोटे से पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया d वेक्टर dA डॉट वेक्टर E। ठीक, अब हम कहें कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो जब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की बात करेंगे ना, तो ऐसे जो फ्लक्स हैं सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? समाकलन। क्या यूज करते हैं? समाकलन। ध्यान रखिएगा। तो देखिए, संपूर्ण गॉसियन की बात करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। समझ में आ गई बात? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ऐसे ही छोटे छोटे सभी फ्लक्स होंगे भाई, इसी गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है ना, तो ऐसे छोटे छोटे पृष्ठ इस पे पूरे बने होंगे। तो सभी पृष्ठों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? समाकलन। यानी इसी का दोनों तरफ क्या करिएगा? समाकलन कर दीजिएगा। हाँ, वेक्टर dA डॉट वेक्टर E, ये हो गया समाकलन। लेकिन गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार का है? बंद है, तो ये समाकलन क्या कहलाएगा? तो इसमें ये चिन्ह बना देंगे। अब इसका नाम हो गया बंद समाकलन। ठीक है, अब ध्यान देना, D किसके साथ है? फाई के। समाकलन और D के बीच में कोई अक्षर है? नहीं है। तो जब कोई अक्षर ना हो तो D जिसके साथ होता है ना, वही आ जाता है। ठीक है, तो D किसके साथ है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? फाई। दिख रहा है ना? इक्वल टू। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर समझिएगा, वेक्टर dA डॉट वेक्टर E, पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? DAE। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे थीटा क्या है? देखिए, अब यहाँ पर देखिए, आगे देखते हैं, थीटा की वैल्यू क्या है? 0। देखिए थीटा यहाँ पर क्या बना था? 0 बना है। क्यों 0 बना है? कि वेक्टर dA और वेक्टर E दोनों समान दिशा में है, तो जब दोनों समान दिशा होंगे तो उनके बीच कोण नहीं बनेगा, तो थीटा क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो थीटा 0 हो गया। जब थीटा की वैल्यू यहाँ 0 आप रखिएगा तो क्या आएगा? cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1।
क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचेगा ये, यानी फाई इक्वल टू हो जाएगा बंद समाकलन डी ए ई। सही है। अब फिर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए डी किसके साथ है, ए के साथ, तो क्या ये डी ये ई को जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा। ये किसको जोड़ेगा, ए वाले को। डी किसके साथ है, ए के, तो ए वाले राशि अगर होते तो वो उसको जोड़ता, तो वहां पर ए वाला राशि है नहीं, तो ई को जोड़ेगा नहीं, वो ई को कर देंगे तो हो जाएगा फाई इक्वल टू ई बंद समाकलन डी, ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे जो डीए है ना, ऐसे इसमें जितने डीए होंगे छोटे छोटे सबको जोड़ दो। क्या कह रहा है, सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ेंगे तो ये गोलीय पृष्ठ बनेगा, और गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर। तो इसका मतलब है कि इस पूरे गोले का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसके जगह हम लिख देंगे फाई इक्वल टू ई 4 पाई। अब बताइए कौन सा आर लिखे, स्मॉल या कैपिटल, कैपिटल लिखेंगे क्योंकि गॉसियन पृष्ठ कैपिटल आर वाला है, तो यहाँ हो गया कैपिटल आर स्क्वायर। ये किसका मान है, क्लोज इंटीग्रल डीए का। ना हो तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, मान लीजिए कभी भूलिएगा तो देख लीजिएगा। हो गया, समझ में आई बात। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 गॉस प्रमेय लागू करते हैं, गॉस प्रमेय से, दिख रहा है ना, गॉस प्रमेय लागू करें तो गॉस प्रमेय देखिए क्या कहता है, गॉस प्रमेय कहता है कि जो फाई है वो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, बराबर होता है, यही गॉस का थ्योरम है। तो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखें, समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण का लेफ्ट साइड देखिए क्या है, बराबर है, फाई फाई है, तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, अब ध्यान देना, अगर 4 पाई आर स्क्वायर को उधर भेज दें तो इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, ऐसे हो जाएगा, होगा नहीं होगा, देखो इसको पूरा हमने उधर भेज दिया तो ये आ जाएगा, ये हो गया ई का मान, ठीक है। आवेशित अचालक गोले के कारण बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना आएगा, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा संशोधन करें और आगे प्रोसीड करते हैं, देखिए कैसे, क्योंकि इसमें आयतन आवेश घनत्व की बात हुई है, रो की बात हुई है ना, तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए रो का वैल्यू होता है क्यू बटा, ठीक है, आयतन क्यू बटा भी होता है ना, क्यू बटा भी होता है। यहाँ पर देखिए अगर हम भी के जगह इस गोले का आयतन का मान रख दें, भी का मतलब जानते हैं, इसका आयतन, गॉसियन पृष्ठ है ये वाला जो है ना, ये आवेशित अचालक, इसका आयतन, भी का मतलब इस गॉसियन पृष्ठ का आयतन नहीं, भी का मतलब जिस आयतन में आवेश वितरित है उसका आयतन। तो आवेश किस में वितरित है, इस वाले गोले में, इसी में ना, तो इस गोले का आयतन, भी का सेंस यही है, तो हम इस भी के जगह इस गोले का आयतन रख दें, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई इस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर क्यू, ये हो गया। ठीक, अब क्या करना है, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो Q बराबर आएगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, ये आ जाएगा। यही Q का मान यहाँ पे क्या करिएगा, रख देंगे, ठीक है। जब ये Q का मान यहाँ रखेंगे तो E का मान देखिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह वैल्यू रख देंगे 4/3 पाई आर क्यू इंटू बटा कैपिटल आर का स्क्वायर। सही है। अब देखिए समझना, देखो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पर देखते, इक्वल टू हो गया, ऊपर क्या बचा है 1/3, जब वो 4 कट गया तो यहाँ 1 बचेगा ना, तो 1/3 बचा, और का बचा रो बचा, नीचे एप्सिलॉन, तो रो बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखो ऊपर स्मॉल आर क्यू है, नीचे कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा आर क्यू बटा कैपिटल आर का, तो बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का ये भी मान हो गया। तो अगर आपसे पेपर में ये प्रश्न आता है कि आवेशित अचालक गोले के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तब तो आप यहाँ तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आता है कि आवेशित अचालक गोले के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान इतना सिद्ध कीजिए, तो ये ज्ञात करेंगे, फिर इतना आगे उसमें प्रोसीड करेंगे तभी नहीं आएगा, तब जाके प्रूफ होगा। इतना करके छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि कह रहा है इसको सिद्ध कीजिए, तो इसके आगे इतना आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब आएगा। अब ये दोनों हमें सॉल्व कराने का एक मतलब तो यही है कि प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है। दूसरा है कि ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस पे न्यूमेरिकल जो होंगे, आंकिक प्रश्न जो होंगे, वो आसानी से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आवेशित अचालक गोले के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है। अभी इसमें 2 पॉइंट बचे हैं, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर, ठीक है। तो अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे पृष्ठ पर, ठीक है। बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कहाँ, पृष्ठ पर। तो इसको थोड़ा इरेज कर दें। देखिए समझिएगा, दूसरा जो है इसका वो है पृष्ठ पर, यानी जब बिंदु P कहाँ आ जाए, ये P यहां से यहां आ जाए, पृष्ठ पर यहां पर आ जाए, ठीक है। यदि बिंदु P आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर हो, कहाँ हो, पृष्ठ पर हो, तो अगर ये देखना ध्यान से, अगर ये P यहाँ आ जाए तो जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अब ये फार्मूला जो हमने लिखा है ना, कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले में जो कैपिटल आर है उसकी जगह क्या लिख देना, स्मॉल आर, और कुछ नहीं करना है। तब वैद्युत क्षेत्र, तब वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, उस चीज को समझिए। तो इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला देखिए ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर है, तो उसके जगह क्या रखिएगा, तो ये फार्मूला बन गया, नहीं बन गया, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र इतना हो जाएगा। तथा दिख रहा है ना, तथा देखिए अगर इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, नहीं ये नहीं है ना, 1/3 है, सॉरी 1/3 रो अपान एप्सिलॉन, ऊपर एक स्मॉल आर क्यूब, नीचे एक कैपिटल आर का स्क्वायर, उसके जगह स्मॉल आर रख देंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कैपिटल आर स्क्वायर था, इसके जगह आर स्मॉल आर रख देंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब स्मॉल आर स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, एक आर बचेगा, तो ई बराबर क्या आ जाएगा,
ई बराबर हो जाएगा 1/3 रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, तो अगर आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पूछता है तो ये होगा। ठीक है, समझ में आई बात। इसको लाने के लिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कैसे आप लिखेंगे कि आवेशित अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान इतना होता है। अतः यदि बिंदु P आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर हो तो स्मॉल r इक्वल टू, बस उसी फार्मूला में रख देंगे। ठीक है, समझ आई बात। तो पृष्ठ पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो आपको आवेशित अचालक गोले के बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पता होना, तभी तो रखिएगा, नहीं तो कहाँ रखेंगे, हवा में नहीं रखिएगा। ये आपको आना चाहिए, तभी आप उसमें स्मॉल r पुट करेंगे तब आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान। तीसरा जो पॉइंट बचा है वो है आंतरिक बिंदु पर। ठीक है, तो अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे, इसको नोट करिए, फटाफट नोट करते रहें। चलिए, तो अब हम बात करें आंतरिक बिंदु पर। ठीक है, बा बिंदु पर हो गया पृष्ठ पर, अब बात करते हैं आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु तीसरा, आंतरिक बिंदु पर। ठीक है, हम मानेंगे कि यदि बिंदु P आवेशित अचालक गोले के अंदर केंद्र O से कैपिटल R दूरी पर है। ठीक है, कहां पर है, कैपिटल R दूरी पर, लेकिन यहां पर कैपिटल R स्मॉल r से क्या है, छोटा है। ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे, यदि बिंदु P, ठीक है, आवेशित अचालक गोले के अंदर केंद्र O से R दूरी, यानी यहां पर कैपिटल R लेस देन स्मॉल r, ठीक है, पर स्थित है, यहां पर स्थित है। ठीक, तो जब यहां पर P स्थित हो जाएगा ना, तो फिर क्या करेंगे, R त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे ना, क्योंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि वो पृष्ठ इस बिंदु से जाना चाहिए, तभी तो विद्युत क्षेत्र निकलेगा। जिसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाले तो गॉसियन पृष्ठ बनाए ना, उसी तरह यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ये गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। ठीक, तो अब जब गॉसियन पृष्ठ आप बनाइएगा तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश परिबद्ध होगा, क्या वो आवेश Q होगा या उससे कम होगा। देखिए समझिए हमारी बात, पूरे अचालक गोले पर जो आवेश फैला है वो कितना था, Q, लेकिन अब इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश फैलेगा, इसके अंदर क्या वो Q रहेगा, नहीं रहेगा, कम हो जाएगा ना। तो मान लेते हैं इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो क्या है, Q डैश है, क्या है, Q डैश है। ये तो जाहिर सी बात है कि बड़े इस गोले के इस गोले के आयतन में Q था, इस वाले गोले के आयतन में कितना रहेगा, Q डैश रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लिखेंगे R त्रिज्या केंद्र O से R त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं।
ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं जिससे परिबद्ध आवेश कितना है, Q डैश है, जिससे परिबद्ध आवेश कितना है, Q डैश है, यानी उसके अंदर जो आवेश है वो Q डैश है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ये जो P हमने माना है ना, ये इस P के चारों तरफ एक छोटा सा पृष्ठ अवयव लेंगे, जैसे यहां पर आपने किया ना, ठीक वही प्रक्रिया यहां भी करना होगा। ठीक है, तो जब एक छोटा सा पृष्ठ लेंगे तो उस पृष्ठ का परिमाण क्या होगा, dA, और उसकी दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अब देखिए इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कौन सा है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बाहर की ओर। दोनों सेम दिशा में है तो थीटा क्या बनेगा, 0। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु P के पृष्ठ अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये जो छोटा सा पृष्ठ है, ये जो छोटा सा पृष्ठ हमने माना है, इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं। तो चूंकि पृष्ठ छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। तो डी फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर dA डॉट वेक्टर E। तो अगर हम इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या करिएगा, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो दोनों तरफ हमने समाकलन कर दिया, डी फाई फ्लो वेक्टर dA डॉट वेक्टर, चूंकि गॉसियन पृष्ठ बंद है तो ये बंद समाकलन हो गया। ठीक, अब देखिए इसका मान क्या आएगा, फाई, क्योंकि डी के साथ क्या है और बीच में कोई चर यहाँ पर है नहीं, तो जिसके साथ डी है वही आ जाता है। इसका क्या होगा फॉर्मूला, हाँ, dA cos थीटा। अब देखिए ध्यान से, चूंकि थीटा का मान क्या है, 0 है, देखिए थीटा का मान क्या है, 0, तो थीटा का मान जब यहाँ पुट करिएगा तो हो जाएगा cos 0, और cos 0 का मान 1 हो जाता है। तो ये हो गया 1, आपके पास केवल इतना बचा, यानी अब आपके पास जो बचा है वो है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल dA E। अब इसमें से E को क्या करिएगा, बाहर। क्यों करेंगे, क्योंकि D के साथ A है, तो ये केवल एरिया को जोड़ेगा, E को तो जोड़ेगा नहीं, तो E बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा dA। ठीक है, अब ध्यान देना, dA का मतलब क्लोज इंटीग्रल dA का मतलब, ये जो छोटा सा पृष्ठ है वो किसका क्षेत्रफल था, छोटे से पृष्ठ का। ये जो dA है ना, ये dA इस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और ये छोटा सा पृष्ठ किसका भाग है, इस गॉसियन पृष्ठ का भाग है। तो अगर एक छोटा सा पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो ऐसे छोटे छोटे पृष्ठ अगर हम जोड़ें तो ये पूरा गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। और गॉसियन पृष्ठ कैसा है, गोलीय, यानी गोला बन जाएगा। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr। तो इसका मतलब है कि उस गोले का क्षेत्रफल रखिए, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे फाई इक्वल टू E 4π, और इसकी त्रिज्या क्या थी, कैपिटल R, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया समीकरण A। इतने का मान जो है ना, क्लोज इंटीग्रल dA का मान है 4πr स्क्वायर। जब dA सब गॉसियन, पूरे गॉसियन पृष्ठ का dA जोड़ेंगे ना तो पूरा गोलीय पृष्ठ बनेगा, और पूरे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr, तो इसका मान हो जाएगा 4πr स्क्वायर। चलिए गॉस प्रमेय लगा दें, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय है फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट।
यही होता है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर क्यू बाई एफ साइलेंट नॉट जो हमने लिखा है, क्यू बाई एफ साइलेंट नॉट, क्या क्यू बाई एफ साइलेंट नॉट होगा या क्यू डैश बाई एफ साइलेंट नॉट होगा? क्यू डैश होगा। ध्यान देना, इस पूरे आवेशित गोले, ये जो पूरा गोला है उस पे ना क्यू है। अब ये गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो कितना है? क्यू डैश है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा क्यू डैश बाई एफ साइलेंट नॉट हो जाएगा। सही है। अब क्या करिए, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 और 2 से देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड क्या है? बराबर है, तो क्या करेंगे? ई 4 पाई आर इक्वल टू क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब ई 4 पाई आर स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करें तो ई इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। ये आ गया आवेशित अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान। सही है। अब आते हैं आयतन आवेश वितरण से आयतन आवेश घनत्व से। अब देखना ध्यान से, आयतन आवेश घनत्व क्या है? रो। क्या है? रो बराबर होता है आवेश बटा आयतन, यही होता है ना, आवेश बटा। देखो रो का जो फार्मूला है वो यही है, क्यू बाई वी, यही है। जहां भी क्या है? आयतन है। किसका आयतन? जिस आयतन में आवेश फैला है। ठीक, यहाँ पर अगर आयतन आवेश घनत्व तो बड़े वाले इस गोले के कारण, अगर इस गोले का आयतन आवेश घनत्व निकालें बड़े वाले का, ठीक है, तो इसका आवेश क्या है? क्यू बटा, और इस बड़े वाले गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर का, क्योंकि बड़े वाले गोले का इस वाले गोले की त्रिज्या क्या है? देखिए स्मॉल आर है, बराबर यही फार्मूला इस छोटे वाले हाई वाला जो गोला है इसके लिए निकालिए। तो क्या हो जाएगा? क्यू डैश बटा छोटे वाले गोले का आयतन, तो 4/3 पाई स्मॉल कैपिटल है, कैपिटल आर, ये आ जाएगा। सही है। अब ध्यान देना हो, दोनों तरफ से अगर हम देखें, अगर यहां से क्यू डैश का मान निकालें, क्यू डैश का, तो देखो इसका गुणा इसमें कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यू डैश बराबर क्या आएगा? क्यू डैश बराबर आएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। ठीक है, ये किसका मान आ गया भाई? इसका गुणा जब इधर करोगे तो किसका मान निकल के आएगा? क्यू डैश का। अब ये क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पर क्या करिए? रख देंगे। तो जब रखिएगा तो देखिए इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू, ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश का मान जो है यहाँ पे रखें क्यू डैश की जगह, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू बटा, नीचे क्या है देखिए कैपिटल आर स्क्वायर, क्या है? ये आ गया। ठीक, अब देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर से एक आर कट गया, तो बचा गया 1 बटा, ऊपर बचा रो, नीचे बचा एप्सिलॉन और एक आर बचा है, बचा ना, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर किसी आवेशित अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो उसके लिए ये फार्मूला और ये फार्मूला अप्लाई होता है। मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तब तो आप यहाँ तक कर दीजिए। लेकिन अगर आता है कि आवेशित अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान इतना सिद्ध कीजिए, तो फिर आपको इतना आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है?
तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।